एम्बिलिकल कोड, दीपक कह रहे हैं एम्बिलिकल कोड। Oh, is umbilical cord included in placenta? No. No, ma'am. No. Placenta is what? Trophoblast and chorionic villi. That is placenta only. Uterus is not in. Uterus से placenta implanted है uterus में. Uterus is not the part of placenta. मैं पूछ रही हूँ प्लेसेंटा के पार्ट कौन कौन है? आप बोल रहे हैं मदर का यूट्रस प्लेसेंटा का पार्ट है, नहीं है। प्लेसेंटा का पार्ट नहीं है वो, प्लेसेंटा का पार्ट ट्रोफोब्लास्ट है। कोरियोनिक विलाई आप बोल सकते हैं, दे आर द पार्ट ऑफ प्लेसेंटा। ट्रोफोब्लास्ट ने बोला मदर का कौन सा पार्ट, तो मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला कि डू इट इन्वॉल्व एनी पार्ट ऑफ मदर सेल, तो आपको बोलना चाहिए था नहीं मैम मदर का कोई पार्ट इन्वॉल्व ही नहीं होता है ना, बिकॉज लास्ट क्लास में मैंने लिखवाया है प्लेसेंटा में क्या होता है क्या नहीं होता। बताओ लिखवाया है कि नहीं लिखवाया? यस मैम लिखवाया है। लिखवाया है। अच्छा मेरी क्लास में जब तक अभी मैंने शेयर करी ही नहीं मुस्कान बच्चे, अभी शेयर करी ही नहीं, क्योंकि भी आने दो सबको, आई एम जस्ट टॉकिंग विद यू ऑल। मैं क्या बोल रही हूँ, मेरी क्लास के अंदर आप लोग मेरे साथ साथ जो पॉइंट जब तक आप लोग मुझसे पढ़ रहे हो, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे आई विल मेक यू राइट देम डाउन, और आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाओगे, ठीक है, ताकि अब आप जब घर पे जाओ तो आपके पास एक हैंडी मटेरियल हो, छोटा संक्षिप्त मटेरियल हो, जहां से आप रिवाइज कर सको चीजों को। क्लियर है? तो कोई बच्चा लिखने से कतराए नहीं, मेरी क्लास में बैठ के लिखवाऊंगी मैं, आपको लिखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यू विल जॉट डाउन देम। 8 मुझे बता दो कि कौन सी स्टेज है, क्लीवेज की कौन सी स्टेज है जिसमें प्लेसेंटा फॉर्मेशन शुरू होती है, जिसमें इम्प्लांटेशन होता है एम्ब्रियो का यूट्रस में? मैम ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट। तो सबको पता है ब्लास्टोसिस्ट, इसमें किसी को डाउट नहीं है, एवरीवन नो इट, ठीक है। तो अभी आज की क्लास हम शुरू कर रहे हैं, वी विल मूव अहेड। प्लेसेंटा फॉर्मेशन हमने पढ़ा था, उससे आगे हम चलेंगे। ये समवन हैज रेज्ड हैंड, मनीषा। हाँ जी पूछिए मनीषा। मैम आपने लिखवाया था क्रॉनिक विलाई एंड जो यूट्रीन है ना, वो दोनों मिलके प्लेसेंटा करते हैं। कोरियोनिक विलाई एंड यूट्राइन टिश्यू। यस मैम। Just a second. Okay, fine. Yes. I got remember. Yeah, right. Chorionic villi and uterine tissue both are included in placenta. Yes. ठीक है, फिर ठीक है। सॉरी बच्चों। मैम क्योंकि आज स्कूल में भी बुक में रीडिंग की थी ना एनसीईआरटी में, तो उसमें भी यही लिखा था इंटरडिजिटेटिव। बिल्कुल ठीक है, फिर ठीक है। इस पे फिर आपसे मेरे ही दिमाग से निकल गया, या माय मिस्टेक। ओके फाइन, यस। यूटेराइन टिश्यू जहां पे कोरोनिक विलाई एम्बेड हो रही है, वो वाला यूटेराइन टिश्यू इज द पार्ट ऑफ प्लेसेंटा। बिल्कुल ठीक है। ओके, इज टेकिंग माय वर्ड्स बैक। यस, राइट, फाइन बच्चों। यूटेराइन टिश्यू, ठीक है। बाकी के बच्चों अगर कंफ्यूजन हो गया हो, यूटेराइन टिश्यू प्लस कोरियोनिक विलाई। कोरियोनिक विलाई किसे बोल रहे हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। मैम जो उसके आसपास में ट्रोपोब्लास्ट का ही हिस्सा है ये, ट्रोपोब्लास्ट के ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, ठीक है ना। ये दोनों ही इंक्लूडेड है प्लेसेंटा में, बोथ आर इंक्लूडेड इन प्लेसेंटा। क्लियर है? ठीक है, यस फाइन, ठीक है। अब हम चलेंगे इसके आगे। ब्लास्टोसिस्ट तक हमने पढ़ लिया। ब्लास्टोसिस्ट क्या है? ब्लास्टोसिस्ट वो फेज हो गई जहां पे एम्बेडेड हुआ एम्ब्रियो किसमें? यूट्रस में, ठीक है। एम्बेड हुआ, इम्प्लांट हुआ, उसके बाद प्लेसेंटा बना, यूट्रस का कुछ पार्ट, कोरियोनिक विलाई और ट्रोफोब्लास्ट, ये तीनों सारे क्या है? प्लेसेंटा के ही पार्ट हैं। इसके बाद क्या हो रहा है? इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ फीटस हैज बीन स्टार्टेड, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट। तो हेडिंग लगा लो एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट, कि कैसे एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है। गुड इवनिंग निगम, गुड इवनिंग, ठीक है। आज हम क्वेश्चंस करेंगे, इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। पहले पढ़ेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, कैसे एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है, ठीक है। यस, तो सबको पता है यहां तक, तो हमें समझ में आ गया कि जाइगोट था, जाइगोट से उसके बाद 2 सेल स्टेज, उसके बाद 4 सेल स्टेज, ठीक है। फिर वी हैव 8 सेल स्टेज एंड 16 सेल स्टेज। इस तरीके से हमारे पास क्लीवेज होता जा रहा है, ठीक है। ब्लास्टो मोरूला तक हमें पता लग गया कि 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स जहाँ हैं वो मोरूला है।
नाउ मोरूला डिवाइड एंड मोरूला फॉर्म ब्लास्टोसिस्ट। यहाँ तक सबको पता है, इतनी बात सबको पता है, ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट की लेयर, जिसको आउटर लेयर, जिसको हम ट्रोफोब्लास्ट बोल रहे हैं, किससे जाके एम्बेड हो गई? यूटेराइन वॉल से एम्बेड हो गई। यूटेराइन वॉल में कौन सी लेयर से एम्बेड होती है? आई थिंक एवरीवन नो, एंडोमेट्रियम पे एम्बेड होती एंडोमेट्रियम से। है। एंडोमेट्रियम से, ठीक है ना। एंडोमेट्रियम, मेसोमेट्रियम और एक्टोमेट्रियम, 3 लेयर्स वी हैव। एंडोमेट्रियम पे एम्बेड हो रही है। इम्प्लांटेशन कहाँ स्टार्ट हो गया? फर्स्ट वीक। अब आज हम इस वाले टॉपिक में, एम्ब्रियो डेवलपमेंट वाले टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं? कल की क्लास जब हमने एंड की थी तो हमने पढ़ा था कि गेस्टेशन पीरियड कितना है प्रेगनेंसी का ह्यूमन में? 9 मंथ। इस 9 मंथ्स की प्रोसेस में कैसे एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है, कैसे उसके सारे ऑर्गन्स बन रहे हैं, सबसे पहले क्या बना, फिर बाद में क्या बना, फिर उसके बाद क्या बना, हर वीक का प्रोसेस जो है वो आपको पता होना चाहिए। बहुत सिंपल है, इसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल नहीं है, लर्न करना है बस आपको कि पहले हफ्ते ये चीजें बन गई, दूसरे हफ्ते ये चीज बनी है, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। तो इम्प्लांटेशन कंप्लीट एट सेकेंड वीक। इम्प्लांटेशन जो है स्टार्ट हो जा रहा है फर्स्ट वीक में और कंप्लीट कब हो जा रहा है? सेकेंड वीक में। फर्स्ट वीक में इम्प्लांटेशन स्टार्ट हो गया है और सेकेंड वीक में इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो गया है। इम्प्लांटेशन कंप्लीट होने का क्या मतलब है? कि आपका जो ब्लास्टोसिस्ट है that has been यूट्रस से embedded in- एम्बेड हो गया है। वो यूट्रस से एम्बेड हो चुका है, has been embedded in uterus, ठीक है। दिस इज द मीनिंग ऑफ कंप्लीशन ऑफ इम्प्लांटेशन। सो इम्प्लांटेशन फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो गया, लर्न कर लेंगे यहीं पे, और सेकेंड वीक में इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो गया। यहां तक समझ में आया? सिंपल है। जो इनर सेल मास है ब्लास्टोसिस्ट का, उसने क्या बनाया? एम्ब्रियो। हमको पता है कि ब्लास्टोसिस्ट के हमारे पास 2 पार्ट हैं, दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे हमें। ब्लास्टोसिस्ट के हमारे पास 2 पार्ट हैं। ये वाले पार्ट को क्या बोला हमने? इनर सेल मास। इनर सेल। इस वाले पार्ट को हमने बोला इनर सेल मास, और इस वाले पार्ट को क्या बोला हमने? ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। तो जो ट्रोफोब्लास्ट वाला पार्ट है ये तो इन्वॉल्व हो गया किसके अंदर? प्लेसेंटा फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो गया, राइट? यस मैम। और इनर सेल मास इज इन्वॉल्व इन व्हाट? फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो एम्ब्रियो फॉर्मेशन में, ठीक है। कल की क्लास में भी डिस्कस प्लेसेंटा फॉर्मेशन, इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस एम्ब्रियो फॉर्मेशन, ठीक है। इनर सेल मास इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। कैसे एम्ब्रियो बना रहा है? कैसे एम्ब्रियो बना रहा है देखेंगे। जो आपकी इंटरडिजिटेटेड कोरियोनिक विलाई है ना, कोरियोनिक विलाई ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर थी, ठीक है। कोरियोनिक विलाई जो ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर थी वो एम्बेड हो गई यूट्रस में, और उसने क्या बना लिया? कनेक्शन बना लिया बिटवीन मदर एंड फीटस, वो हो गया प्लेसेंटा। और जो इनर सेल मास है नाउ इट्स गोइंग टू डेवलप इनटू द होल एम्ब्रियोनल पार्ट्स। तो सबसे पहले क्या हो रहा है? फर्स्ट वीक में स्टार्ट हुआ इम्प्लांटेशन, सेकेंड वीक में खत्म हो गया। थर्ड वीक में क्या हो रहा है? थर्ड वीक में क्या हो रहा है? गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट हो गया है। थर्ड वीक में क्या स्टार्ट हो गया? गैस्ट्रुलेशन। व्हाट इज गैस्ट्रुलेशन? गैस्ट्रुलेशन क्या है मैम? गैस्ट्रुला का बनना। हाँ, गैस्ट्रुलेशन इज गैस्ट्रुला का बनना। हाउ गैस्ट्रुला इज डिफरेंट फ्रॉम ब्लास्टुला? गैस्ट्रुला में ऐसा क्या अलग हो गया? पहले तो ये पता होना चाहिए कि गैस्ट्रुला कब बन रहा है। थर्ड वीक लिख लो आप। ये साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाते चलो। कैसे लिखोगे आप एम्ब्रियो डेवलपमेंट का हेडिंग लगाया आपने, उसमें लिखो फर्स्ट वीक। फर्स्ट वीक में क्या हो रहा है? इम्प्लांटेशन स्टार्ट हो गया। फिर लिखो सेकेंड वीक, इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो गया। फिर लिखो थर्ड वीक। थर्ड वीक में क्या हो रहा है? गैस्ट्रुलेशन हो रहा है। और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के आगे लिख लो एम्ब्रियो किससे बन रहा है? द इनर सेल मास ऑफ ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म एम्ब्रियो। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के आगे लिख लो इनर सेल मास ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, इनर सेल मास ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ये वो पॉइंट है जहां से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर। कैसे क्वेश्चन आएगा? कि एम्ब्रियो फॉर्मेशन में किसका रोल होता है? एम्ब्रियो फॉर्मेशन में किसका रोल होता है? ऑप्शन ए मोरूला, ऑप्शन बी इनर सेल मास, ऐसे करके ऑप्शन आएंगे आपके पास। ऑप्शन सी ट्रोफोब्लास्ट, ऑप्शन डी गैस्ट्रुला। तो एम्ब्रियो फॉर्मेशन में इनर सेल मास का रोल होता है। इनर सेल मास के बाद जो स्टेजेस बनती हैं वो सारी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं, ठीक है। फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक। थर्ड वीक में क्या हो रहा है? थर्ड वीक में रहा है गैस्ट्रुलेशन। अभी एक बच्चे ने बोला गैस्ट्रुलेशन का मतलब गैस्ट्रुला का बनना। गैस्ट्रुलेशन मतलब गैस्ट्रुला का बनना। व्हाट इज इट मीन बाय गैस्ट्रुला? गैस्ट्रुला कैसे अलग है ब्लास्टुला से? गैस्ट्रुला में क्या है? हमारे पास जर्म लेयर्स बन गई हैं। क्या बन गई हैं? जर्म लेयर्स बन गई हैं। जर्म लेयर्स हैज बीन फॉर्म्ड। जर्म लेयर्स हैज बीन फॉर्म। सबको पता है जर्म लेयर्स क्या होती हैं? 11th में हम पढ़ के आए हैं।
3 जर्म लेयर्स हमारे पास है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। तो जर्म लेयर्स का बनना शुरू हो गया है कहाँ पे? जर्म लेयर्स का बनना शुरू हो गया है गैस्ट्रुलेशन में, गैस्ट्रुला के अंदर। अब ये 3 जर्म लेयर आगे चल के सारी ऑर्गन बनाएंगी। तो सबसे पहले आपको ये याद करना है एक्टोडर्म कौन कौन से ऑर्गन्स बना रही है, मेसोडर्म कौन से बना रही है और एंडोडर्म। मैंने यहाँ पे इस पीपीटी के अंदर सारे ऑर्गन्स डाले हैं, तो मैं आपको ये सेंड कर दूंगी, तो आप लोग घर पे जाके रीड करोगे, इसको लर्न करोगे। यस मैम। एक्टोडर्म बना रहा है नर्वस सिस्टम, ब्रेन, आपका स्पाइनल कोड, आपकी एपिडर्मिस, हेयर्स, नेल। आप देख रहे हैं जो भी आपका यानी कि ये एपिडर्मिस, हेयर, नेल यानी कि जो भी आपका आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू है वो किससे बना हुआ है? एक्टोडर्म से बने। जितने भी आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यूज है एक्टोडर्म से बने हैं। फिर उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू, हमें पता लग रहा है एपिडर्मिस आउटर मोस्ट टिश्यू है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है। उसके बाद हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू होता है, मसल्स होती है हमारे पास। अगर मस्कुलर रीजन है तो वहां पे हमारे पास मसल्स होती हैं। ब्लड है तो वहां हमारा ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है कहीं पे, ठीक है। कहीं पे हमारे पास स्किन के नीचे फिर मस्कुलर टिश्यू भी है। तो बी इट अ मस्कुलर टिश्यू, बी इट ब्लड और एनी अदर कनेक्टिव टिश्यू, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सब आपके किससे डिराइव हुए हैं? मेसोडर्म से डिराइव हुए। मेसोडर्म से डिराइव होने का मतलब आपकी जो ब्लास्टुला के अंदर 3 लेयर्स थी, ठीक है, उसमें जो बीच वाली लेयर है, 3 लेयर्स थी ना, एक तो सबसे बाहर ये लेयर हो गई, उसके बाद एक अंदर की तरफ ये वाली लेयर हो गई, ठीक है, और एक सबसे इनर मोस्ट लेयर। तो आपकी जो 3 लेयर्स हैं, उन 3 लेयर्स में जो बीच वाली लेयर है दैट इज मेसोडर्म, और वो क्या बना रही है? वो ये सब चीजें बना रही है। आपकी नोटोकॉर्ड भी किससे डिराइव है? मेसोडर्म से डिराइव है। आपकी बोन, किडनी, गोनैड्स सब किससे डिराइव है? मेसोडर्म से डिराइव है, ठीक है। आपका वर्टिब्रल कॉलम भी किससे डिराइव है? मेसोडर्म से डिराइव है। एंडोडर्म से क्या क्या बन रहे हैं? जितनी भी आपकी इंटरनल ऑर्गन्स है, मतलब आपकी सारी विसरल ऑर्गन्स आपकी एंडोडर्म से डिराइव है। बीट, स्टमक, लीवर, पैनक्रियाज, ब्लैडर, आपका लंग, गट लाइनिंग, पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल, आपकी एलिमेंट्री कैनाल पूरी की पूरी एंडोडर्म है। ये जो एलिमेंट्री कैनाल हम बनाते हैं, ठीक है ना, दिस गट लाइनिंग इज होल एंडोडर्म। चाहे वो इसोफेगस की लाइन हो, आपके स्टमक की लाइन हो, इंटेस्टाइन की लाइनिंग्स हो, दे ऑल आर एंडोडर्मली डिराइव्ड। आपकी ब्लड वेसल्स जो हैं, दे आर ऑल्सो एंडोडर्मली डिराइव्ड। ब्लड वेसल्स जैसे आपकी कैपिलरीज हो गई, ठीक है, ये भी किससे बनी हुई है? एंडोडर्म से बनी हुई है। क्लियर है? यस मैम। आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन सा ऑर्गन कौन सी वाली लेयर से डिराइव है, तो ये आप लोग लर्न कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि हमने कौन से वीक तक देख लिया था? 3rd वीक तक देख लिया था। तीसरे वीक में क्या हो रहा है? गैस्ट्रुलेशन। तीसरे वीक में गैस्ट्रुलेशन हो रहा है, जर्मिनल लेयर बन रही है। चौथे वीक में क्या हो रहा है? अब ऑर्गन्स बननी स्टार्ट हो गई हैं। चौथे वीक में क्या हो रहा है? सबसे पहले कौन सी ऑर्गन बनेगी? आपको याद रखना है, सबसे पहले जो ऑर्गन बनता है दैट इज हार्ट इज द फर्स्ट ऑर्गन दैट स्टार्ट फंक्शनिंग। हार्ट इज द फर्स्ट ऑर्गन दैट स्टार्ट फंक्शनिंग, ठीक है। मैम ये एक सिम्टम की तरह भी होती है ना, प्रेगनेंसी पता चल जाती है मैम इसकी हार्ट बीट सुन के? नहीं, प्रेगनेंसी तो बहुत पहले ही पता चल जाती है। प्रेगनेंसी तो तब पता चल जाती है जब प्लेसेंटा बन जाता है। यानी कि प्रेगनेंसी कौन से वीक पे पता चल जाती है, प्लेसेंटा कौन से वीक में बन जाता है, कंप्लीट फॉर्मेशन प्लेसेंटा एम्बेडेड कब तक हो जाता है? 2nd वीक, ठीक है। तो प्रेगनेंसी तो यही पता चल जाएगी। बाय वाली मैम बोल रही थी आज की हार्ट बनने से प्रेगनेंसी का एक सिम्टम होता है ये। नहीं, प्रेगनेंसी तो यहाँ पे ही पता लग जाती है हमें प्लेसेंटा, ठीक है। हाँ, ये है। उसके बाद अगर आपको अंदर फीटस को चेक करना है कि फीटस इज प्रॉपर्ली ग्रोइंग और नॉट, तो वो आप कह सकते हो वहां पे हार्ट का बनना और हार्ट की बीट का ऑब्जर्व होना, इट कैन बी अ सिम्टम, ठीक है। लेकिन सिम्टम किसके लिए बनेगा? ये फीटस की ग्रोथ को चेक करने के लिए, ना कि प्रेगनेंसी को चेक करने के लिए, ठीक है। क्लियर है? यस मैम। नहीं गुंजन, मे भी आपकी मैम जो बता रही हैं, कई बार क्या होता है टीचर जो बता रहा होता है उसका रेफरेंस हमें, जैसे कि कल एक बच्ची बोल रही थी आपकी क्लास में, बोल रही थी क्या डॉर्सल और वेंट्रल, जब हम 11th क्लास में एक बच्चे को जब मैं डॉर्सल और वेंट्रल समझा रही थी, तो आई गिव द एग्जांपल कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जैसे आपका स्टमक है, ठीक है, तो वो कौन सी सरफेस पे है? हमारी वेंट्रल सरफेस पे है। यस मैम। तो एक बच्चे ने कहा कि मैम हमको बताया गया है स्कूल में कि वो डॉर्सल सरफेस पे है, वो डॉर्सल है, मतलब ही सेड कि मैम हमें स्कूल में बताया गया है कि वो डॉर्सल है। अब ऐसा तो नहीं है कि मैम ने उनको डॉर्सल बताया, कई बार चीजें रेफरेंस अलग होता है। देन आई मेड हिम क्लियर कि आपको मैम ने फिर रेफरेंस कुछ और दिया होगा।
डाइजेस्टिव सिस्टम को आप डोर्सल बोल सकते हो क्या? आप लोग बताओ। नो मैम। नो नहीं मैम। बोल सकते, लेकिन फिर भी मैम ने स्कूल में बच्चा कह रहा है तो मैम ने बोला ही होगा, बच्चा झूठ तो नहीं बोल रहा। उनके मैम ने, सर ने उनको डोर्सल बोला, तो सोचो क्यों बोला होगा डोर्सल, क्या सोच के डोर्सल बोला होगा। मैम ऑफ कोर्स बायो के मैम है या बायो के सर हैं तो बायो पढ़ के आए, इतना उनको पता है व्हाट डोर्सल एंड व्हाट वेंट्रल इज। एग्जाम्पल दे रहे होंगे। एग्जाम्पल के नहीं। मैं एक्सप्लेनेशन एक पूछ बात, रहा हूँ। वो ब्रीच है किसी ऑर्गन के रिस्पेक्ट में? हाँ, किसी दूसरे सिस्टम के रेस्पेक्ट में वो डोर्सल है। अब आप लोगों को तो पता होना चाहिए, बताएं डाइजेस्टिव सिस्टम के आगे कौन सा सिस्टम है? एनीवन? रिप्रोडक्टिव। रेस्पिरेटरी सिस्टम। वेरी नाइस अनुष्का, वेरी नाइस। आपके लंग्स है, उसके पीछे यू हैव, नहीं पढ़ा आपने? फेरेंक्स, ओरोफेरेंक्स एंड नेजोफेरेंक्स यस पढ़ा है ना? पढ़ा है। आगे की तरफ यू हैव लंग्स और पीछे की तरफ यू हैव ऑइसोफेगस एंड देन योर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम डोर्सल हो गया किसके? लंग्स के। उस यस सेंस में मैम। यस मैम। ठीक है ना? सो समटाइम रेफरेंस आल्सो मैटर। तो आप लोग समझने की कोशिश करो इस तरह सीधा पूछ लिया करें, टीचर से पूछ लिया करें, मे बी कई बार रेफरेंस दूसरा होता है। ओके आयुष, आपने अभी ज्वाइन किया कि आपको नेटवर्क इशू हो रहा है? जो लेट बच्चा, नेटवर्क इशू हो रहा है। नेटवर्क इशू हो रहा एक्चुअल है। में मेरे नेटवर्क चले गए थे बारिश की वजह से ना, नेटवर्क यस इशू होने यस, लग आई जाता है। आई टोटली अंडरस्टैंड। मेरे साथ भी कल ये आप लोगों की क्लास में आई थिंक प्रॉब्लम हुआ, बारिश हाँ बहुत, मैम। आज भी कल बहुत से इतनी बारिश। प्रॉब्लम हो रही है ना जिसकी कुछ नहीं है, वाईफाई भी खराब है इस वजह से। बिल्कुल बिल्कुल, ये मौसम जो हो गया है, मौसम नीट के एग्जाम की तरह अनप्रेडिक्टेबल हो चुका है एकदम। नाउ यू कांट प्रेडिक्ट कि अब समर होगी या विंटर होगी या रेनी सीजन होगा। यू कांट मैम कुछ प्रेडिक्ट। पता ऐसे ही मत नहीं चल रहा। बोलिए, छुट्टी नहीं पड़ेगी फिर। अभी अभी हाँ बिल्कुल, आपकी छुट्टियां भी बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है। अच्छा छुट्टियों का तो आप सपना छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि बिकॉज यू आर इन स्टेरी है बस ये। गर्मी पड़ेगी जब भी नहीं हो रही है छुट्टियां, ठीक है, डोंट वरी। ओके कम बैक टू द पॉइंट। 5वें हफ्ते में क्या हो रहा है? 5वें हफ्ते में क्या हो रहा है? हाँ जी ठीक है, दीपक कह रहे हैं मैम हमारा दर्द आप नहीं समझोगे। कोई बात नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी, मेडिकल में आए हैं तो। ओके अपने सब लोग अपना टाइम मत बताओ, मुझे ये बताओ कि 5th वीक में क्या हो रहा है? फीटस के साथ क्या घटित हो रहा है? क्या क्या ऑर्गन्स बन गए हैं? ये टोटल लर्निंग बेस्ड है। क्या क्या स्टार्ट हो गया है? जो भी सी शेप्ड ऑर्गन्स है दे हैव बिकमिंग, दे स्टार्ट टू बिकम, ईयर। ठीक है ना? जैसे ईयर। ईयर आपके, ठीक है ना, आपके फेरिंक्स, लीवर, पैनक्रियाज, ठीक है, स्प्लीन हो गया, गॉल ब्लैडर। तो जो भी आपकी सी शेप्ड ऑर्गन है वो चीजें बननी स्टार्ट हो गई हैं। पैनक्रियाज इस 5th वीक में बन रहा है, लीवर आपका 5th वीक में बन रहा है, ठीक है, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर, दीज थिंग्स आर स्टार्टेड फॉर्मिंग इन द 5th वीक। 8th वीक में क्या, सॉरी 6th वीक में क्या हो रहा है? थोड़े और बड़े साइज के ऑर्गन्स बन रहे हैं जिनका साइज लगभग 8 mm के साइज है, थोड़े और बड़े साइज, जैसे कि आईज, नोज, लेग्स, नोज। हैंड्स हो गया, आपका स्टमक हो गया, किडनी हो गई। दे स्टार्टेड फॉर्मिंग इन 6th वीक। 7th वीक में व्हाट यू विल गेट? लंग्स बन गए, लिम्फेटिक सिस्टम, आपका इम्यून सिस्टम डेवलप होने वाला है। इम्यून सिस्टम स्टार्टेड डेवलपिंग, ठीक है, इम्यून सिस्टम डेवलप हो रहा है, ठीक है, सेक्स ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं, सेक्स ऑर्गन्स हैव स्टार्टेड डेवलपिंग। अच्छा एक बात मुझे बताएंगे, यानी कि जब हम अमीनो सिंथेसिस कर रहे हैं, मैम कुछ दिख नहीं रहा। कुछ, एक मिनट, ओके लेट मी टेक अनदर कलर। हमने कल पढ़ा था अमीनो सिंथेसिस, मैम। उसका वन ऑफ द एप्लीकेशन हमने देखा था सेक्स डिटरमिनेशन में, राइट? यस मैम। यस। तो Yes, आप ma'am. अभी आप समझ पा रहे हैं कि हम कौन से वीक में सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं? क्या हम 7th वीक में। अगर हम 4th वीक में अमीनो सिंथेसिस करने की कोशिश करेंगे तो इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि वहां पे अभी सेक्स ऑर्गन्स बने ही नहीं है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से वीक में सेक्स डिटरमिनेशन हो सकता है, ठीक है ना? तो इट वुड बी इन 7th वीक, ठीक है। तो ये आपको एक बार, ये मैं पीपीटी आपको सेंड कर दूंगी, आपको पढ़ के लर्न कर लेना है एक बार। 8th वीक में क्या हो रहा है? एक्सटर्नल ईयर हैज स्टार्टेड अपीयरिंग, ठीक है, आपके मेमोरी ग्लैंड्स फॉर्म हो गए, निपल्स फॉर्म हो गए, हेयर फॉलिकल स्टार्ट डेवलपिंग। तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गन आपकी 8th वीक तक बन गए। मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स हैव बीन डेवलप्ड टिल द 8th वीक। बात समझ में आई यहाँ तक? यस मैम। ठीक है। एंड बाय द एंड ऑफ 3rd मंथ, मतलब आपके जैसे ही 3 महीने खत्म होंगे तो आपका पूरा ऑर्गन सिस्टम जो है बन चुका होगा, जेनाइटल ऑर्गन्स विजिबल होंगे और
सेकंड जो आपका सेकंड ट्राइमेस्टर है, यानी कि जैसे ही 6 मंथ्स कंप्लीट होंगे तो आपके आई लैशेज और हेयर्स जो है वो अपीयर हो जाएंगे, यानी कि आपकी बॉडी की प्रोटेक्शन, जो बॉडी प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, they have developed till the 6 months body protective structures. आई लैशेज होना, हेयर्स का होना, ये सब क्या है, ये बॉडी की प्रोटेक्शन के लिए बनाए हैं भगवान ने, ठीक है। तो दे हैव डेवलप्ड in the end of the 6 month, and by the end of 9 month fetus is fully developed and ready to birth. तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट इज नथिंग कंसेप्चुअल, इसमें पूरा लर्न का है, आपको पता होना चाहिए क्या क्या हो रहा है हफ्तों में, पहले हफ्ते, दूसरे हफ्ते, 8वें हफ्ते तक तो एक एक ऑर्गन करके बन रहा है, 8 हफ्ते तक हर ऑर्गन बन गया है, 8 के बाद 3-4 हफ्ते और लगेंगे, ऑर्गन प्रॉपर्ली डेवलप हो जाएंगे, और जैसे ही 3 महीने खत्म हुए पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो गया, जेनिटल ऑर्गन्स भी डेवलप हो चुके। ऐसे ही जब 6 महीने खत्म हुए तो जो प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स थी वो भी बन गई, और 9th एंड तक पूरा फिटनेस जो है फुल्ली डेवलप्ड, उसका इम्यून सिस्टम रेडी है, उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, हर सिस्टम उसका रेडी है, एंड इट इज रेडी टू बर्थ। नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, द लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज पार्चुरेशन। तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट इज नथिंग इंपॉर्टेंट, नथिंग मच इंपॉर्टेंट, द इंपॉर्टेंट पार्ट इज पार्चुरेशन, यानी कि बर्थ ऑफ द बेबी जो हम पढ़ेंगे। तो हेडिंग लगाएंगे पार्चुरेशन की। पार्चुरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कई सवाल बनेंगे, हम करेंगे एक एक करके। दिखने में बहुत सिंपल सा है, नाम सुनने में ऐसा लगेगा कि पार्चुरेशन, सबको पता ही है मैम कि पार्चुरेशन क्या है, गिविंग बर्थ टू द चाइल्ड, एंडिंग ऑफ द प्रेगनेंसी, डिलीवरिंग ऑफ द बेबी इज पार्चुरेशन, ठीक है। नहीं, स्प्लीन लीवर में नहीं होता बच्चे, श्रेषी, स्प्लीन इज नॉट इन द लीवर ना, स्प्लीन इज डिफरेंट, लीवर इज डिफरेंट, ओके। सो पार्चुरेशन समझेंगे। पार्चुरेशन सबको पता है, नॉर्मल पार्चुरेशन क्या होता है, पार्चुरेशन गिविंग बर्थ टू द चाइल्ड। पार्चुरेशन में जहां पे आपके नीट के अंदर क्वेश्चंस बनेंगे वो है हॉर्मोन्स। पार्चुरेशन में यूज होने वाला हर एक हार्मोन इंपॉर्टेंट है। देखो पार्चुरेशन कब हो रहा है, जैसे आपके 9 मंथ्स कंप्लीट हो रहे हैं, तो 9 मंथ्स कंप्लीट हुए, जो फीटस है वो फुल्ली डेवलप्ड है। अब सबसे पहले क्या होता है, स्टेप्स इन द पार्चुरेशन, इसको लिखते चलो, स्टेप्स इन द पार्चुरेशन। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो फीटस जब फुल्ली डेवलप हो जाता है तो फीटस रिलीज करता है क्या, कॉर्टिसोल। फीटस, मैं आपसे इसके एंड में एक सवाल पूछूंगी, आप लोग मुझे बताना, फीटस क्या रिलीज करता है, कॉर्टिसोल रिलीज करता है। अब मेरे को एक बात बताओ, कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल जो हार्मोन है, अभी तक 11th की नॉलेज को यूज करके और 12th के अब तक की नॉलेज को यूज करके, जो भी 12th में आपने पढ़ा है अब तक की 12th की नॉलेज को यूज करके और 11th की नॉलेज को यूज करके, मेरे को बता दो बॉडी में कॉर्टिसोल कौन कौन बना रहा है। फीटस, फीटस बना रहा है एक, तो ठीक है, और कौन बना रहा है, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा बना रहा है, निगम कह रहे हैं, वेरी नाइस। और कौन बना रहा है, एक जो सब में बनाता है, इन द मेल्स आल्सो ना, कॉर्टिसोल मेल में भी होता है, एड्रिनल, एड्रिनल ग्लैंड्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है। तो ये 3 नाम याद रखेंगे हम, फीटस, प्लेसेंटा एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स, 3 नाम हम याद रखेंगे जो कॉर्टिसोल बनाते हैं। प्लेसेंटा से हमने पढ़ा था, प्लेसेंटा से कॉर्टिसोल बन रहा था। प्लेसेंटा से कौन से 3 हार्मोन बन रहे थे, अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट, कौन बताएगा मुझे। मैम HCG और HPL, and relaxin. रिलैक्सिन, रिलैक्सिन, Yes, ma'am. और मैम प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, और कोई हार्मोन, मैम कॉर्टिसोल, थायरोक्सिन, कॉर्टिसोल, वेरी नाइस, थायरोक्सिन, वेरी नाइस, वन मोर, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, वेरी नाइस, ठीक है। ये सारे के सारे किसके हार्मोन्स हैं, प्लेसेंटा के हार्मोन्स हैं, ये आपको याद होना चाहिए, ये प्लेसेंटा बनाता। अब इनमें से कुछ हार्मोन्स आप देखोगे, फीटस जब पूरा डेवलप हो जाता है ना तो फीटस भी रिलीज करता है। फीटस रिलीज कर रहा है क्या, फीटस रिलीज कर रहा है कॉर्टिसोल। ये कॉर्टिसोल हार्मोन क्या करेगा, कॉर्टिसोल हार्मोन जाके प्लेसेंटा पे एक्ट करेगा। जब कॉर्टिसोल हार्मोन प्लेसेंटा पे एक्ट करता है, देन इट कोज अ फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। क्या कोज करता है ये, फीटस ने क्या रिलीज किया, फीटस ने रिलीज किया कॉर्टिसोल। इस कॉर्टिसोल ने एक्ट किया किसके ऊपर, प्लेसेंटा के ऊपर। और जैसे ही कॉर्टिसोल ने प्लेसेंटा के ऊपर एक्ट किया, प्लेसेंटा ने क्या रिलीज किया, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कोज किया।
उसको एक संदेश मिला कि अब फीटस जो है वो निकलना चाह रहा है, वो बाहर जाना चाह रहा है। फीटस ने आवाज लगाई किसको? प्लेसेंटा को, कि आई एम फीलिंग सफोकेटिंग, आई वांट टू गेट आउट ऑफ द बॉडी। तो फीटस ने ये संदेश किसको पहुंचाया? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा को ये संदेश मिल गया, अब प्लेसेंटा आगे का काम करेगा। तो प्लेसेंटा का फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स शो करना, आपके एनसीईआरटी ने लिखा है प्लेसेंटा शोज फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। क्यों शो करा प्लेसेंटा ने फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स? जब फीटस ने क्या रिलीज किया? कॉर्टिसोल रिलीज किया। ये आपके एनसीईआरटी ने नहीं लिखा है, ये आपको ऐड करना है, ठीक है। अब जैसे ही फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कोज हुआ, वैसे ही क्या स्टार्ट हो गया? वैसे ही स्टार्ट हो गया लेबर पेन। अब लेबर पेन क्यों स्टार्ट हुआ? लेबर पेन इसलिए स्टार्ट हुआ क्योंकि फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स एक्ट एज अ स्टिमुलेंट। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स एक्ट एज अ स्टिमुलेंट, ये एक स्टिमुलेंट का काम करेगा, एक्ट एज अ स्टिमुलेंट। किसके लिए? पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए। पिट्यूटरी के लिए मैम, फिर वो ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा। वो क्या रिलीज करेगा? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन कहाँ डाल देगा? डायरेक्टली ऑक्सीटोसिन कहाँ डाल देता है? ब्लड के अंदर, ठीक है ना। पिट्यूटरी ने ऑक्सीटोसिन कैसे रिलीज किया? हाइपोथैलेमस ने सेंड किया था किसको? पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज ऑक्सीटोसिन। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। नाउ ऑक्सीटोसिन विल डू व्हाट? इट विल कॉज यूटेरस मसल कॉन्ट्रैक्शन। यूटेरस मसल कॉन्ट्रैक्शन, यूटेरस मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। यहां तक समझ में आया? यस मैम। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, जब ऑक्सीटोसिन आफ्टर रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन के रिलीज होने के बाद, आफ्टर रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन क्या हो गया है? प्लेसेंटा कंटिन्यू टू रिलीज एस्ट्रोजन, या फिर आप कह सकते हो इंक्रीज द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का लेवल पार्टुरेशन के दौरान ज्यादा हो जाता है। एस्ट्रोजन प्रेगनेंसी में तो बन ही रहा था, राइट? प्रेगनेंसी के दौरान भी एस्ट्रोजन भी बन रहा था, प्रोजेस्टेरोन भी बन रहा था। प्रेगनेंसी से पहले एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कौन बना रहे थे? LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। किसको सस्टेन किए हुए? कॉर्पस लूटियम को। कॉर्पस लूटियम क्या बना रही है? कॉर्पस लूटियम क्या बना रही है? प्रोजेस्टेरोन बना रही है, ठीक है। ऐसे ही FSH ने किसको स्टिमुलेट किया? फॉलिकुलर सेल। फॉलिकुलर सेल्स ने क्या बनाया? एस्ट्रोजन बनाया। तो बिफोर प्रेगनेंसी प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन किसके अंदर बन रहा है? ओवरी के अंदर बन रहा है। आफ्टर प्रेगनेंसी प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन कौन बना रहा है? प्लेसेंटा बना रहा है, ठीक है। तो प्लेसेंटा ने पार्चुरेशन के टाइम पे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा दिया। जैसे ही ऑक्सीटोसिन आया ना, जैसे ही ऑक्सीटोसिन आया, यूट्रस की मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराने लगा, वैसे ही प्लेसेंटा ने ज्यादा एस्ट्रोजन बनाना शुरू कर दिया। ज्यादा एस्ट्रोजन क्यों बनाया? क्योंकि ज्यादा अमाउंट का एस्ट्रोजन क्या करेगा? जो सर्विक्स है, ठीक है ना, सर्वाइकल रीजन जो है जहां से बेबी बाहर निकलेगा, जो सर्वाइकल रीजन है, सर्वाइकल रीजन को क्या करना स्टार्ट कर दिया? सॉफ्टनिंग ऑफ सर्वाइकल रीजन, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्वाइकल रीजन, ठीक है। टू prevent any frictional pain और bleeding, ठीक है, ताकि एक स्मूथ डिलीवरी हो सके। इसलिए सर्विक्स की, सर्वाइकल रीजन की क्या स्टार्ट कर दी? सॉफ्टनिंग स्टार्ट कर दी। किसने? एस्ट्रोजन ने। किसने बनाया एस्ट्रोजन? प्लेसेंटा ने। समझ में आती है बात यहाँ तक? ठीक है। ड्यूरिंग पार्चुरेशन प्रोजेस्टेरोन का क्या काम है? प्लेसेंटा एस्ट्रोजन भी बना रहा था और प्लेसेंटा प्रोजेस्टेरोन भी बना रहा है, राइट? यस मैम। ड्यूरिंग पार्चुरेशन प्रोजेस्टेरोन का क्या काम है? प्रोजेस्टेरोन क्या कर रहा है? प्रोजेस्टेरोन यूट्रस की मसल को रिलैक्स कर रहा है। प्रोजेस्टेरोन क्या कर रहा है? रिलैक्स कर रहा है यूट्रस की मसल को। यूट्रस की मसल को कॉन्ट्रैक्ट कौन कर रहा है? ऑक्सीटोसिन। और रिलैक्स कौन कर रहा है इस टाइम पे? प्रोजेस्टेरोन यूट्रस की मसल को रिलैक्स कर रहा है। और जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होगा,
मतलब प्रोजेस्टेरोन और ऑक्सीटोसिन आप समझ रहे हो एंटागोनिस्टिकली काम कर रहे हैं। ऑक्सीटोसिन यस मैम। और प्रोजेस्टेरोन दे आर वर्किंग एंटागोनिस्टिकली। ठीक है, पार्चुरेशन के दौरान आपको क्या लगता है, हमें ऑक्सीटोसिन की जरूरत ज्यादा है कि प्रोजेस्टेरोन की जरूरत ज्यादा है? ऑक्सीटोसिन की जरूरत ज्यादा है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन की जरूरत ज्यादा है ना, क्योंकि हमें यूट्रस की मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाना है। ठीक है, तो पार्चुरेशन में प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या होता है? कम होता है। कम। जैसे ही ऑक्सीटोसिन आएगा ईस्ट्रोजन का लेवल तो बढ़ जाएगा, पर प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। यहाँ आप लिख लो, प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये जो भी पॉइंट मैं बोल रही हूँ दे आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है ना, तो आप लोग इनको राइट डाउन करते चलो। ठीक है, उसके बाद अगला कौन सा हार्मोन है जो प्लेसेंटा इस दौरान बना रहा है? दे आर द प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स की आपने कभी सुना हो, मार्केट में भी दे आर टेबलेट्स ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स, दे आर यूज्ड फॉर अबॉर्शन। ओके। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या है? प्लेसेंटा प्रोड्यूस कर रहा है प्रोस्टाग्लैंडिन्स, और ये क्या कर रहे हैं, ये कहां से प्रोड्यूस हो रहे हैं प्लेसेंटा में? जो आपकी प्लेसेंटा की लेयर्स थी एमनियन और कोरियन, जो एमनियोटिक सैक बना रही हैं, वो रिलीज कर रहे हैं। और प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करवा रहे हैं? ये भी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में ही रोल प्ले कर रहे हैं। मिल्ड कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। हाँ बिल्कुल, ये क्या करवा रहे हैं? मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन में ही रोल प्ले कर रहे हैं, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में इनका रोल है। नेक्स्ट इज रिलैक्सिन। रिलैक्सिन क्या है? रिलैक्सिन कौन बना रहा है? रिलैक्सिन कौन बना रहा है? कॉर्पस कॉर्पस ल्यूटियम। हाँ बिल्कुल, कॉर्पस ल्यूटियम कौन बना रहा है? क्या बना रहा है? रिलैक्सिन बना रहा है। ठीक है, तो ये वो हॉर्मोन्स हैं जो आपके ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बन रहे हैं, पार्चुरेशन में जो रोल प्ले कर रहे हैं। यहाँ तक समझ में आता है? यस मैम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? नेक्स्ट इज, इस पे बेस, अब जैसे अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है हार्मोन पे बेस कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसको ट्राई करेंगे क्वेश्चन को, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ड्यूरिंग पार्चुरेशन? पार्चुरेशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है इनमें से? मैम बी। मैम डी एक मिनट, यहाँ पे ये एरर आई थी ना, प्रोजेस्टेरोन लिखा हुआ है, इंक्रीज एस्ट्रोजन आएगा, मैम। यस मैम। इंक्रीज यहाँ पे एस्ट्रोजन आएगा। सो व्हाट वुड बी द आंसर? बी वुड बी द राइट आंसर। सबको पता है? ठीक है, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आप ऐड कर लो। ये आपको पता होना चाहिए, पार्चुरेशन में प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाएगा, एस्ट्रोजन का बढ़ जाएगा। रीजन पता है व्हाई इट इज हैपनिंग एवरीवन? यस मैम। हो रहा है क्योंकि प्रोजेस्टेरोन और ऑक्सीटोसिन आर एंटागोनिस्टिक। ऑक्सीटोसिन मसल का कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, प्रोजेस्टेरोन मसल्स को रिलैक्स करवा रहा है। तो पार्चुरेशन के टाइम पे वी नीड सम हार्मोन जो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवा सके, इसलिए प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो गया, एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा हो गया। ठीक है, यस मैम। which hormone is not present in parturition? कौन सा hormone? मैम ए। Prolactin। वेरी नाइस, वेरी नाइस। Yes. ए, एवरीवन, सबको आ रहा है ना समझ में? सब बोल रहे हैं ए। प्रोलैक्टिन हार्मोन कब बना है? कब बन रहा है प्रोलैक्टिन? ये मैम ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बनता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। मेमोरी ग्लैंड के टाइम। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बनता है। कौन बना रहा है? मैम आफ्टर प्रेगनेंसी बन रहा है प्रोलैक्टिन। यस मैम। हम यस मैम। जब हम लैक्टेशन पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे कि मेमोरी ग्लैंड्स जो है, मेमोरी ग्लैंड्स डिफरेंशिएट कब होती हैं? मेमोरी ग्लैंड्स डिफरेंशिएट कब होती हैं? ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। लेकिन वो लैक्टेशन कब स्टार्ट करती हैं? एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी और आफ्टर प्रेगनेंसी। ठीक है, तो आफ्टर प्रेगनेंसी यू विल गेट प्रोलैक्टिन। आफ्टर प्रेगनेंसी यू विल गेट प्रोलैक्टिन, मिलेगा तब भी आपको प्रोलैक्टिन। ठीक है, पार्चुरेशन में प्रोलैक्टिन का कोई रोल नहीं है। ऑक्सीटोसिन का है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स का है, एस्ट्रोजन का है, प्रोलैक्टिन का कोई रोल नहीं है पार्चुरेशन में। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। वाला क्वेश्चन बताएंगे, which structure secrete progesterone during the last 5 months of pregnancy? मैम कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस लूट। चैट बॉक्स में लिख दो अपना आंसर ताकि मुझे अच्छा पता मैम, लगे कौन क्या बोल रहा है। लास्ट 5 मंथ्स है तो प्लेसेंटा होगा। कॉर्पस लूटियम सस्टेन नहीं कर रहा क्या लास्ट 5 मंथ्स में? हम कॉर्पस रीजन पे करते रहते हैं तो प्लेसेंटा से होता है, बाद में तो प्लेसेंटा और
क्या बोल रहे हैं आप? मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, कौन बोल रहा है ये? क्या रीजन दे रहे हो? राइट आंसर इसका वेरी नाइस, सी है आंसर, लेकिन आप लोग रीजन क्या दे रहे हो? जब आप कॉर्पस लूटियम तो तभी तक सस्टेन रहता है ना जब तक प्लेसेंटा नहीं बनता है, क्योंकि उस टाइम फीटस को पूरी वर्किंग कॉर्पस लूटियम ही संभालता है, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरोन बना रहा है, कब बना रहा है? कब बना रहा है? अगर आपसे बोले मैम जब तक प्लेसेंटा नहीं बनता है। हाँ, वेरी नाइस वेरी नाइस, जब तक प्लेसेंटा नहीं बनता। अगर कोई आपसे पूछे क्या कॉर्पस लूटियम प्रेगनेंसी के बाद क्या कॉर्पस लूटियम देखने को मिलेगा, तो हाँ मिलेगा, लेकिन एक लिमिटेड टाइम तक मिलेगा, ठीक है ना? 14 डेज तक। हाँ, कॉर्पस लूटियम अपना काम प्रोजेस्टेरोन बनाने वाला काम कब तक करेगा? जब तक प्लेसेंटा फॉर्म नहीं होगा, यानी कि टिल 14 डेज और टिल सेकेंड वीक वो क्या बनाएगा? प्रोजेस्टेरोन बनाएगा। प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्टेरोन चाहिए, कॉर्पस लूटियम बनाएगा पर 2 हफ्ते तक। उसके बाद प्रोजेस्टेरोन कौन बनाने लग जाता है? प्लेसेंटा बनाने लग जाता है। ओके मैम। यस मैम। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट Yes, हम ma'am. पढ़ेंगे, दिस वाज अबाउट पार्चुरेशन। पार्चुरेशन क्लियर हुआ? यस Yes. मैम। ठीक है, Yes. आपके एनसीईआरटी Ma'am. क्लाइंट। हाँ जी, पूछिए। मैम रिलैक्सिंग हार्मोन जो है डायलेशन ऑफ बर्थ कैनाल के समय रिलीज होता है। हाँ, कैनाल का डायलेशन करता है, क्योंकि क्या है, ऑक्सीटोसिन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो वी नीड समवन की जो ऐसा कोई हार्मोन चाहिए जो डायलेट कर सके, ताकि बेबी जो है एग्जिट आउट हो सके। ओके ठीक है, तो रिलैक्सिन डूइंग दैट रोल। नेक्स्ट पढ़े हम, ओके। आगे चले। यस सर। नेक्स्ट टॉपिक इज लैक्टेशन। अच्छा, आपके एनसीईआरटी में एक लाइन दिया हुआ है समरी में, उसको आप अंडरलाइन कर लेना। वहां पे लिखा है कि पार्चुरेशन में, वैसे हमने एक एक हार्मोन डिटेल में पढ़ लिया, लेकिन एनसीईआरटी ने स्पेसिफिकली मेंशन किया है 3 हार्मोन्स के नाम जिनका पार्चुरेशन में रोल है। कौन कौन से 3 हार्मोन? कॉर्टिसोल, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, वेरी नाइस, एंड एक और बताएंगे 3 हार्मोन्स लिखती है एनसीईआरटी। मैम एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए इन 3 हार्मोन का बहुत बड़ा रोल है। हमने डिटेल में पढ़ लिए तीनों हार्मोन्स, तीनों का क्या क्या रोल है। Yes. सबसे पहले कौन सा बनेगा इनमें से? सबसे पहले कौन बना रहा है? मैम कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल, ठीक है। कॉर्टिसोल कौन बना रहा है? फीटस बना रहा है, फीटस से रिलीज हो रहा है कॉर्टिसोल, ठीक है। प्लेसेंटा से भी कॉर्टिसोल रिलीज होता है, ऐसा नहीं है प्लेसेंटा से कॉर्टिसोल रिलीज नहीं होता, पर पार्चुरेशन में जो रोल प्ले कर रहा है वो फीटस का कॉर्टिसोल कर रहा है, क्योंकि फीटस का कॉर्टिसोल बनाना एक स्टिमुलेंट है। किसके लिए? प्लेसेंटा के लिए। प्लेसेंटा के लिए। वो एक संदेश है प्लेसेंटा के लिए कि नाउ फीटस वांट टू गेट आउट ऑफ द बॉडी। क्लियर? यस मैम। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे लैक्टेशन। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे लैक्टेशन। What is lactation? Production of milk from mammary gland. अब इसमें इंपॉर्टेंट लाइन क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो इसमें। Mammary glands differentiate during the pregnancy. Underline the word. आपकी एनसीईआरटी में अंडरलाइन कर सकते हो आप चाहो तो। मेमोरी ग्लैंड्स डिफरेंशिएट कब कर रही हैं? ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। और लैक्टेशन कब कर रही हैं? आफ्टर प्रेगनेंसी। एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी दे स्टार्ट लैक्टेटिंग, ठीक है ना, क्योंकि जैसे ही बेबी बोर्न होता है लैक्टेशन हैज ऑलरेडी बीन डन, लैक्टेशन हैज ऑलरेडी बीन स्टार्टेड, ठीक है। डिफरेंशिएटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड स्टार्ट लैक्टेटिंग, start lactation at the end of pregnancy. पहला पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है, क्योंकि हमें पता है जैसे ही बेबी बॉर्न होता है लैक्टेशन जो है वो शुरू हो चुका होता है। तो डिफरेंशिएट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और लैक्टेशन एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, now the milk consists of, the milk consists of, क्या होता है मिल्क के अंदर? इस मिल्क में क्या होता है? एंटीबॉडीज। मैम एंटीबॉडीज। क्या बोलते हैं? IgA। वेरी नाइस, IgA होता है। इसको आप डिटेल में पढ़ोगे जब आप इम्यून सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ोगे। इस मिल्क को बोलते हैं कोलेस्ट्रम, राइट? यस मैम, येलोइश मिल्क होता है ये।
बिल्कुल। इसका अब इस पे एक क्वेश्चन आया हुआ है आपके नीट में। कोलेस्ट्रॉल प्रोवाइड्स immunity to newborn. Sorry, which type of immunity? Which type of immunity to newborn? हाँ जी, बताइए किस टाइप की इम्यूनिटी? आईजी है। IgA इज एंटीबॉडी ना, एंटीबॉडी समझते हो? होता है मैम। यस मैम। एंटीबॉडी समझते हो? मैं पूछ रही हूँ टाइप ऑफ इम्यूनिटी। ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए इज एक्टिव इम्यूनिटी, ऑप्शन बी इज पैसिव इम्यूनिटी, ऑप्शन बी इज पैसिव, ऑप्शन सी सेकेंडरी, sorry, used in secondary response, used in secondary मैम बी होगा, पैसिव इम्यूनिटी होता है। और डी ऑल ऑफ दीज, कुछ ऐसे करके। ऑप्शन मुझे डी याद नहीं है, डी भी एक ऑप्शन था, ये क्वेश्चन आया हुआ मैम है। पैसिव इम्यूनिटी होगा। एवरीवन सेइंग पैसिव इम्यूनिटी। और कोई किसी को कुछ लग रहा है क्या? सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्या होता है पता है आपको? सेकेंडरी रिस्पॉन्स किसे बोलते हैं? According to NCERT, yes, Gunjan, according to NCERT, what? That's correct. According to NCERT, option B is correct. Gunjan कह रहे हैं, ठीक है। Everyone is saying option B. अच्छा, सेकेंडरी रिस्पॉन्स से मतलब समझते हैं आप? सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्या है? नो मैम। नो मैम। जैसे जब आपके बॉडी पे किसी वायरस ने अटैक किया, तो पहली बार किसी की बॉडी पे वायरस ने, जो आपकी वैक्सीन्स होती हैं, जो वैक्सीन्स होती हैं, आपकी वैक्सीन्स कौन से प्रिंसिपल पे काम करती हैं? इसी प्रिंसिपल पे काम करती हैं। सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्या होता है? फास्ट इम्यून रिस्पॉन्स, फास्ट इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। व्हाट डज इट मीन? आपकी बॉडी पे किसी वायरस ने अटैक किया तो आपकी बॉडी उसके खिलाफ लड़ेगी, ठीक है। वो जो इम्यूनिटी शो कर रही है बॉडी, वो उसका प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स है। जो बॉडी पहली बार जब किसी फॉरेन पार्टिकल ने अटैक किया और उसके खिलाफ जो बॉडी ने लड़ाई करी, वो उसका प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स है। अब प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स बॉडी ने प्रोड्यूस कर लिया। अब कभी दूसरी बार वही वायरस आके बॉडी पे अटैक करता है, तो बॉडी उस वायरस के पार्टिकल्स को याद रखती है। बॉडी के इम्यून सिस्टम के पास क्या है? मेमोरी सेल्स है। हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसके पास क्या है? मेमोरी सेल्स। मेमोरी सेल्स क्या करती हैं? पर्टिकुलर फॉरेन पार्टिकल को याद रखती है। जब सेम फॉरेन पार्टिकल दोबारा से बॉडी में आएगा, तो पहली बार उसको बहुत टाइम लगा था वो इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने में, अब की बार वो टाइम नहीं लेगी, वो झट एकदम उसको मारेगी। उसे पता है कि इस वाले वायरस पे, इस वाले बैक्टीरिया पे ये वाली बंदूक काम करती है, ये वाली गोली काम करती है, ये वाली एंटीबॉडी काम करती है। उसको पता लग गया, बॉडी ने गलती वलती करके सीख लिया। दैट इज इट सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स लिख लो इसको, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। क्लियर है? यस मैम। तो आपकी वैक्सीन्स क्या करती है? आपकी वैक्सीन्स में क्या करते हैं हम? आप कोई भी जो वायरस पार्टिकल है वो डेड फॉर्म में या फिर वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में आपकी बॉडी के अंदर डाल देते हैं। वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में इसलिए डालते हैं क्योंकि बॉडी एक बार उसको देख ले। अब वो बीमारी तो करेगा नहीं क्योंकि वो इनएक्टिवेटेड है या वो डेड है, लेकिन बॉडी के लिए वो फॉरेन पार्टिकल है। बॉडी ने उसको देख लिया, समझ लिया, एक प्राइमरी रिस्पॉन्स उसके लिए जनरेट भी कर दिया। इसलिए वैक्सीन लगने पे कई बार बुखार आता है हमें हल्का फुल्का सा, यस मैम। हाँ मैम। क्योंकि बॉडी ने क्या प्रोड्यूस किया है? इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया है। कैसा? प्राइमरी। अब असली में अगर कभी वही वायरस आके अटैक करेगा, मैम ऐसा मैम कोविड की वैक्सीन में हुआ था मैम, उसी का वायरस इंजेक्ट कर दिया था हमें। हर वैक्सीन इसी प्रिंसिपल पे काम करती है, ठीक है। नॉट ओनली कोविड वैक्सीन, ऑल वैक्सीन वर्क ऑन सच प्रिंसिपल। सो इसका आंसर बताएंगे सब बच्चे? इसका आंसर क्या बोल रहे हैं? पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। यानी आप लोगों को डिफरेंस पता है एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में। व्हाई इट इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी? क्योंकि बनी बनाई एंटीबॉडी मिल रही है बच्चे को, यस मैम। ठीक है। यस मैम। बॉडी खुद से एंटीबॉडी नहीं बना रही, बनी बनाई एंटीबॉडी मिल रही है। इसके अलावा और क्या होता है कोलेस्ट्रॉल में? कोलेस्ट्रॉल में क्या होता है और क्या होता है? आयरन होता है, आयरन होता है। ठीक है। हाई अमाउंट ऑफ आयरन होता है कोलेस्ट्रॉल में, सॉरी कोलेस्ट्रॉल। क्लियर है?
यस मैम। Yes. यस मैम। ओके, सो वी आर डन विद दिस चैप्टर। हमारा चैप्टर खत्म हो गया। कल हम इस चैप्टर के थोड़े से क्वेश्चंस भी देखेंगे। अभी हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन अभी कोई डाउट है तो आप लोग पूछो पहले इस चैप्टर में। क्वेश्चन आज ही करा देते आप। क्वेश्चंस इसके एक्चुअली मैंने अभी सारे फ्रेम नहीं किए क्वेश्चंस, तो हम कल क्योंकि अभी आप लोग पढ़ भी आओगे ना, इसलिए मैं फ्रेम नहीं करके लाई क्वेश्चंस। ठीक है, अभी मैं अपने मर्जी से कुछ क्वेश्चंस तो पूछ लूंगी आपसे, लेकिन प्रॉपर हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग एक बार पूरा चैप्टर पढ़ाओ। तो मैम चैप्टर आप आज ही दूसरा स्टार्ट करा दोगे? हाँ बिल्कुल, हम नया चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। इस चैप्टर में ऐसे कौन से पॉइंट है जिनमें नीट में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? इस वाले चैप्टर में यस मैम। सबसे ज्यादा तो इस चैप्टर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हार्मोन्स बेस्ड। मैम जेनेटिक्स से भी तो पूछ जाते हार्मोन बेस्ड कैसे? इस चैप्टर से पूछ रहे बच्चे, वो इस चैप्टर से पूछ रहे हैं। हैं। हार्मोन से कैसे? हार्मोन से क्वेश्चन आएंगे कंडीशन बेस्ड। हाँ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज द नेक्स्ट चैप्टर, बिल्कुल। हार्मोन से कैसे क्वेश्चन आएंगे? कंडीशन बेस्ड। कंडीशन बेस्ड कैसे? जैसे कि मान लो आपको दे देंगे कि लेट्स सपोज आपको दे दिया कि आपकी कोई कंडीशन आपको दे दी कि आपका एफएसएच का लेवल जो है वो रिड्यूस हो गया है। कंट्रोल, आपका एफएसएच का लेवल रिड्यूस हो गया है, ठीक है। और सपोज आपको दे दिया कि आपका एलएच जो है वो डिक्रीज हो गया है, तो इसका क्या रिजल्ट होगा? ठीक है, इसका क्या रिजल्ट होगा? मैम दो बढ़ जाएगी क्या रिजल्ट होगा इसका बताइए। मैम। इस मैम इस मैम वजह ना कॉर्पस प्रोजेस्टेरॉन ल्यूटियम डिक्रीज हो जाए। डिजेनरेट हो जाएगी और फॉलिकल्स का भी डेवलपमेंट नहीं होगा। कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो जाएगी, फॉलिकल्स का ब्रेकडाउन हो जाएगा, यानी कि इसका रिजल्ट मेंस्ट्रुएशन हो सकता है। यस यस मैम। मैम। ठीक है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे अभी हम पढ़ के आए हैं कि कौन सा हार्मोन कौन रिलीज कर रहा है। आपको पता होना चाहिए कि प्लेसेंटा कौन कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहा है, ठीक है। फीटस कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहा है, ओवरी कौन से हार्मोन्स को रिलीज कर रही है, ठीक है। रोल बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं हार्मोन्स पे, रोल बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं। रोल बेस्ड क्वेश्चंस कैसे? कि जैसे कि अगर एस्ट्रोजन है तो एस्ट्रोजन के कितने सारे रोल हैं, आपको एस्ट्रोजन के रोल्स पता होने चाहिए सारे। क्या क्या रोल्स हैं? एस्ट्रोजन का मेंस्ट्रुअल साइकिल में रोल है, एस्ट्रोजन का प्लेसेंटा फॉर्मेशन में रोल है, पार्चुरेशन। पार्चुरेशन में एस्ट्रोजन का रोल है। रोल बेस्ड क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, ठीक है। और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? और आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर कोई टफ क्वेश्चन बनेगा तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे कि मान लो कोई क्वेश्चन है कि इफ अ विमेन, इफ जस्ट अ सेकंड, यस, इफ अ विमेन हैज हाई level of estrogen, high level of estrogen than normal level in her body, or low level of progesterone, then what would be she facing? क्या फेस कर रही है वो उस टाइम? तो सबको पता है शी इज फेसिंग लेबर पेन दैट टाइम, ठीक है। तो देयर वुड बी ऑप्शन बना दिए जाएंगे कि वहां पे शी फेसिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, या शी इज गोइंग टू प्रेग्नेंट, या प्रेगनेंसी इज गोइंग टू एंड। इस तरीके से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। क्लियर है? यस मैम। आप कब कर सकते हैं ये इस तरीके के क्वेश्चन? कब कर सकते हैं? जब आपको ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का, प्लेसेंटा फॉर्मेशन का और पार्चुरेशन का, ये तीन कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। इन तीन में हमने सबसे ज्यादा हार्मोन्स पढ़े हैं, तो हार्मोन्स इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। कितने क्वेश्चन आएंगे मैक्सिमम? इस चैप्टर से तीन से, ये आपको आई थिंक शिवानी मैम क्लास के बिगनिंग में बताते हैं ना कि चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन रहते हैं 2 to 4 question. मैम बहुत ज्यादा रहते हैं। इस चैप्टर से रहते हैं, ठीक है ना। 4, अगर किसी चैप्टर से 4 सवाल आ रहे, चैप्टर बिकम्स इंपॉर्टेंट, यस मैम। है ना। अगर किसी चैप्टर से आपका 16 नंबर का या 20 नंबर का पेपर आ रहा है तो दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट, वो चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के क्या पूछ रहे हैं दीपक? ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आप कह रहे हैं? मैम आपने बोला ना हार्मोन पे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में भी तो ऐसे आते हैं केस बेस्ड एकदम। हाँ बिल्कुल, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से भी आते हैं, ठीक है। कुछ पूछ ले कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से थोड़ा सा, यस मैम। बताएंगे, आंसर करेंगे सर? डू यू वांट? यस। हमारे पास टाइम है बिकॉज ट्राई तो मैम पूरा करेंगे।
ट्राई पूरा करेंगे, ठीक है। चलो तो कुछ पूछते हैं आप लोगों से। यू विल टेल मी the resting potential is maintained by option A, voltage gated sodium channel, option B, voltage gated potassium channel, option C, leaky, राइटिंग तो समझ में आ रही है, Yes, channel Yes. of Yes, ma'am. potassium, and option D is sodium potassium. पोटेशियम D पंप। option, sodium मैम potassium. डी होगा मैम डी। एक मिनट आंसर पुट द आंसर इन द चैट बॉक्स ताकि मुझे आंसर के साथ नाम मिले। आयुष सिंह डी, दीपक डी, गुंजन डी, मुस्कान डी, साक्षी डी, संदस ए डी। ओके, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेइंग डी, यानी कि मोस्ट ऑफ Yes. स्टूडेंट्स आर सेइंग डी। ओके, रीजन बताएगा कोई मुझे आंसर? रेज योर हैंड, आई विल आस्क। मैम Raise your hands, I will ask. Okay, Manisha will tell me. मैम जो रेस्टिंग फेज में होती है सोडियम पोटेशियम चैनल जो होती है वो क्लोज होती है और सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है वो ओपन होता है। तो वेरी नाइस। सोडियम चैनल क्या है उस टाइम? क्लोज है। पोटेशियम Yes. चैनल भी क्लोज है रेस्टिंग पोटेंशियल पे। यस मैम, दोनों close होते हैं और सोडियम पोटेशियम पंप जो होते हैं वो ओपन होते हैं। ओके, पोटेशियम लीकी चैनल्स भी क्लोज हैं क्या रेस्टिंग पोटेंशियल पे? नो नो मैम। एनसीईआरटी को आज जाके पढ़ना, वहां पे यू विल सी कि रेस्टिंग पोटेंशियल जब है तो उस टाइम पे पोटेशियम जो है वो फ्रीली मूव कर पा रहा है क्योंकि पोटेशियम के लीकी चैनल्स ओपन है उस टाइम। रेस्टिंग पोटेंशियल में क्या होता है? बाहर कैसा चार्ज है रेस्टिंग पोटेंशियल में? नेगेटिव। नेगेटिव है पॉजिटिव? पॉजिटिव है बाहर बच्चा, बाहर पॉजिटिव चार्ज है, अंदर नेगेटिव होता है। अंदर अंदर नेगेटिव negative प्रोटीन होता होते हैं। ठीक है। बाहर नेगेटिव कब होता है? आफ्टर डीपोलराइजेशन। स्टेबलाइजेशन बाहर क्या है? आता है। पॉजिटिव चार्ज है, अंदर क्या है? नेगेटिव चार्ज है। बाहर क्या ज्यादा है? सोडियम ज्यादा है, अंदर क्या है? क्लोराइड आयन ज्यादा है। अंदर क्लोराइड, नेगेटिव प्रोटीन भी होते हैं। नेगेटिव चार्ज प्रोटीन्स भी होते हैं। हाँ, और भी कई नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं। अब देखो इसका आंसर डी क्यों है? यहाँ पे जो सोडियम के चैनल्स हैं, जो लीकी चैनल्स हैं सोडियम के, मतलब उनपे कोई वो वोल्टेज से काम नहीं करते। दे कैन फ्रीली मूव द सोडियम। वोल्टेज गेटेड चैनल्स का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वोल्टेज उनको मिलेगी, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पोटेंशियल उनको मिलेगा, जैसे 60 मिलीवोल्ट, 35 मिलीवोल्ट, +60 या -60, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वोल्टेज मिलेगा जब उनके दरवाजे खुलेंगे। वो दरवाजों वाले चैनल है। लीकी चैनल का मतलब कोई दरवाजा नहीं लगा, खुले पड़े हैं ये चैनल। अब ये चैनल्स क्या हो रहा है, इन चैनल से पोटेशियम दौड़ के अंदर आ रहा है। इन चैनल से पोटेशियम जो है दौड़ के क्या आ रहा है? अंदर आ रहा है। पोटेशियम के अंदर आने की वजह से अंदर का चार्ज पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है, लेकिन रेस्टिंग पोटेंशियल में तो हमें अंदर का चार्ज नेगेटिव मेंटेन करना है और बाहर का चार्ज पॉजिटिव मेंटेन करना है। तो इसलिए यहाँ पे पंप काम कर रहा होता है। यहाँ क्या काम कर रहा होता है? पंप क्या करता है? पंप 3 सोडियम आयन को उठा के बाहर फेंकता है और 2 पोटेशियम आयन को उठा के अंदर फेंकता है। 3 सोडियम आयन को उठा के बाहर फेंक रहा है, इसलिए बाहर का चार्ज क्या मेंटेन रह पा रहा है? पॉजिटिव। अदरवाइज बाहर का चार्ज नेगेटिव हो जाता, क्योंकि लीकी चैनल इस टाइम ओपन है। पोटेशियम, ये सवाल नीट में आया हुआ है आपके, ये नहीं आया हुआ लेकिन ये वाली स्टेटमेंट पे आया हुआ है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन जब पोटेंशियल होती है तब लीकी चैनल्स पोटेशियम के ओपन होते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी में सिर्फ एक लाइन लिखी है जिसे छुपा दिया गया है, तो वो हम जब पढ़ते हैं हमारी नजरों से ही गायब हो जाती है वो लाइन। मैम लीकी का मीनिंग ही नहीं पता था। लीकी का मतलब ये है कि गेट नहीं है इन चैनल्स के, ठीक है ना, जस्ट गेट नहीं है इनके, कोई गेट वाले चैनल नहीं है ये। एक होते हैं गेटेड चैनल का मतलब है वो बंद है,
इनके दरवाजे कब खुलेंगे? जब इन पे कोई ठक ठक करेगा तभी खुलेंगे। वो ठक ठक क्या है? वो नॉक नॉक क्या है? वो नॉक नॉक वोल्टेज है, वोल्टेज। ठीक है ना? पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ थ्रेशोल्ड, एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज इनको मिलेगी, तब ये ओपन होंगे। क्लियर है? ठीक है, यस मैम। ओके। सो लेट्स बिगिन द नेक्स्ट चैप्टर। Reproductive health. ह्यूमन रिप्रोडक्टिव एंड हेल्थ। अभी स्कूल में भी यही चैप्टर चल रहा है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ। स्कूल में भी यही चल रहा है? यस मैम। मैम ठीक मेरा तो पास नो में था। मैम हो गया खत्म हमारे स्कूल में तो। ओके, किसी के हेरिडिटी में? चल रहा है। ओके ठीक है, चलो फिर सही है। वैसे सिंक में चल रहा है, मतलब आप लोगों को इस टाइम इस वक्त दिक्कत नहीं आ रही होगी स्कूल और अवंतिका मैनेज करने यस में, सर। है ना? सिंक में चल रहा है कि कोई Yes, चीज ma'am. छूट गई इधर उधर तो। मैम आपकी स्क्रीन मैम चली गई। स्क्रीन स्टॉप हो गया। यस मैम स्टॉप हो गई। मैम का नेटवर्क लॉस हो गया शायद। बारिश हो रही है ना। Student, just a second. I think I have lost my connection. I am connected with the phone. यस मैम। Give me some moment. यस मैम। I'm rejoining again. Okay, ma'am, no problem. ओके मैम। अरे भाई कैमरा खोला है किसी का। क्या कह रहा है दीपक? कैमरा खोला है किसी का, बंद कर लो। दीपक भाई यही नोटिस करता रहता है तू। अरे मेरी स्क्रीन पे आ रखा है भाई। ओके ओके भाई, कोई नहीं, बंद कर लो कैमरा, दीपक को प्रॉब्लम हो रही है। किसी ने ऑन किया, किसी ने भी नहीं कर रखा। मेरे में रिकॉर्डिंग ऑन दिखा है। रहा है। हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है। दीपक तो उसमें पढ़ता है, प्रतिभा वाले स्कूल में। प्रतिभा स्कूल तो मेरे स्कूल के पास ही में है। प्रतिभा एक स्कूल थोड़ी, दिल्ली में बहुत जगह पर सारी बातें रिकॉर्ड हो रही है अपनी। है। कोई नहीं, कोई क्लास। नहीं, अवंती वाले से काट देंगे बीच में से।
Students, are you able to hear me? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes. Are you able to hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sorry, I'm unable to join with my laptop. I have informed to the team lead. I think she will do something. Just give me some moment. I will continue for some minutes from the mobile phone. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, so we are going to begin reproductive health and disease, like, right? Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. सो बेसिकली रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड डिजीज, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके कंसर्न हमारा कब शुरू हुआ? जब हमने देखा कि इन्फेंट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा था पॉपुलेशन के अंदर. इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेल जस्ट अ सेकंड. इन्फेंट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या हो रहा था हमारा, बहुत इंक्रीज हो रहा था. उस वजह से ये कंसर्न आया मेडिकल हेल्थ के अंदर कि हमें कुछ मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके करना होगा. होता क्या था कि दे आर लॉट ऑफ मदर्स जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या फिर ड्यूरिंग पार्चुरेशन जो है, दे आर कॉन्टिन्यूसली लूजिंग देयर लाइफ. ठीक है. मैम अपनी इस स्क्रीन चीज को शेयर नहीं की. एक्चुअली बच्चे मैं फोन से ज्वाइन हूँ, फोन से. मैम के लैपटॉप में मेरा लैपटॉप बंद हो गया है, वाईफाई भी नहीं है, मोबाइल डाटा से फोन कनेक्टेड है जस्ट. तो भी वर्बली मैं थोड़ी देर क्लास कंटिन्यू करती हूँ, उसके बाद हमें क्लास एंड करनी पड़ेगी ये वाली. नेक्स्ट क्लास के लिए मैं देखती हूँ क्या कुछ पॉसिबल है कि लाइट, क्योंकि आई थिंक आज सुबह से लाइट नहीं है यहाँ पे, बंद पड़ गया है, पावर बैक भी नहीं चल रहा है. तो जस्ट वेरी सॉरी फॉर दैट. हम लेकिन थोड़ा सा हम वर्बली कंटिन्यू करेंगे. इस चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं है कि बिना स्लाइड के हो नहीं सकता कि मुझे डायग्राम ड्रॉ करने हैं बहुत ज्यादा. हम थोड़ा सा एक बार एक ओवरव्यू लेके जाएंगे कि क्या है इस चैप्टर में, क्यों पढ़ रहे हैं हम चैप्टर. मतलब एवरी 6% जो वर्ल्ड में है, ठीक है, वो इंडियन है. और इंडिया के अंदर देखा गया कि जो आपका मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है और जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो लगातार हर साल बढ़ रहा है. ठीक है. यानी कि बहुत सारी मदर्स जो हैं वो बेबीज को बर्थ देते टाइम या फिर उनको क्या बोलते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, ऐसे कुछ कारणों से बहुत सारी मदर्स जो हैं वो अपनी लाइफ लूज कर रही थी. ऐसे ही बहुत सारे इन्फेंट्स, इधर तो इन्फेंट्स जो है ऐसे जो न्यू बॉर्न है वो मे बी उनमें न्यूट्रिशन की कमी है, प्रॉपर उनको जो है प्रॉपर उनकी ग्रोथ नहीं हो पाई है क्योंकि लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर डाइट था इस वजह से. तो देयर वर मेनी रीजंस कि इन्फेंट जो थे वो डाई हो रहे. तो उसको कंसीडर करते हुए बाद में इस तरीके की कुछ स्कीम्स आई, कुछ गवर्नमेंटल स्कीम्स आई. बेसिकली आइडिया क्या था? आइडिया ये था कि हम किसको कंट्रोल करें, पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करें. क्योंकि अगर आप लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से अगर आप लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से लाइफ को लॉस कर रहे हैं. हाँ, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बढ़ रहा था, बिल्कुल बच्चे, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बढ़ रहा था. हाँ, वर्ल्ड का 8 बिलियन होगा. आई एम टॉकिंग अबाउट कि एवरी 6% इन द वर्ल्ड में हर 6% इंडियन. ठीक है. तो इंडिया के अंदर देखा जा रहा था कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बढ़ रहा था बिकॉज ऑफ सम फूड इश्यूज, शेल्टर इश्यूज. ठीक है. प्रॉपर डाइट नहीं मिल रहा है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है जो प्रेगनेंसीज को सस्टेन करवा पाए. और बहुत सारी अनवांटेड प्रेगनेंसीज भी सामने आ रही थी. तो बेसिकली क्या अप्रोच हुई, क्या क्या जो थी स्कीम सामने आई कि वी नीड टू कंट्रोल द बर्थ, वी नीड सम बर्थ कंट्रोल रेट, जहाँ पे हम कंट्रोल कर सके जहाँ पे हम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को कंट्रोल कर सकें. अब पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को कंट्रोल करने के लिए नीड टू कंट्रोल द रिप्रोडक्शन रेट. तो उसके लिए हम बहुत सारे मेथड्स हम पढ़ेंगे. दो तरीके के मेथड्स हम पढ़ेंगे टू कंट्रोल द रिप्रोडक्टिव रेट. वन इज नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड एंड अनदर वन इज इम्प्लांट और सर्जिकल मेथड. ठीक है ना. दो तरीके के मेथड्स हम पढ़ेंगे. तो वी विल बिगिन द चैप्टर विद द नेचुरल मेथड्स कि क्या क्या नेचुरल मेथड्स हैं टू कंट्रोल द रिप्रोडक्टिव रेट. तो नेचुरल मेथड्स बेसिकली किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं? सारे के सारे जितने भी नेचुरल मेथड्स हम पढ़ेंगे उनका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ये है कि लेट्स अवॉइड द चांसेस. देखो
Natural method works on the principle of probability. Natural method does not guarantee कि birth control हो जाएगा या reproductive जो rate है वो control हो जाएगा, guarantee नहीं देता natural method. Natural method क्या करता है, it just give us the chances कि there are chances कि जो ovum है और जो sperm है वो fertilize ना करें, हम इस चांस को इंक्रीज कर सकते हैं. तो नेचुरल मेथड वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी. अगर आपका क्वेश्चन आए कि नेचुरल मेथड guarantee the thing that reproductive rate would be controlled, तो no, natural method does not guarantee that. Surgical methods guarantee that. सर्जिकल मेथड अगर आपने यूज किया है टू कंट्रोल द बर्थ रेट, टू कंट्रोल द रिप्रोडक्टिव रेट ऑफ द पॉपुलेशन, तो वहां पे आप गारंटी कर सकते हो कि हाँ भाई बर्थ नहीं होगा, इस वाले पर्टिकुलर कपल में रिप्रोडक्शन नहीं होगा. लेकिन नेचुरल मेथड वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी क्या है कि वहां पे हम चांसेस के बेस पे काम कर रहे हैं. हम क्या कर रहे हैं, ओवम और स्पर्म के फर्टिलाइजेशन के चांसेस को रिड्यूस कर. ठीक है, तो नेचुरल मेथड्स में पहला जो नेचुरल मेथड है दैट इज पीरियोडिक. हाँ, फिजिकल बैरियर्स भी क्या है, फिजिकल बैरियर्स जो है दे आर आल्सो नॉट नेचुरल मेथड्स. वहां पे क्या है, आप कोई जैसे फिजिकल बैरियर के अलावा यू यूज कॉन्ट्रासेप्टिव्स आल्सो, आप मेडिकेशंस भी यूज करते हैं, कुछ इंजेक्टेबल्स भी यूज करते हैं. ठीक है, तो वहां पे क्या है, वहां आप एक्सटर्नल कोई इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं. नेचुरल मेथड्स में क्या आता है वही हम पढ़ रहे हैं. नेचुरल मेथड में पहला है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, दूसरा क्या आता है, दूसरा आता है विड्रॉल और कोइटस इंटरप्टस, और तीसरा लैक्टेशनल एमेनोरिया. ये तीन मेथड्स हम पढ़ेंगे नेचुरल मेथड्स में. ठीक है, जो आप बैरियर मेथड्स की बात कर रहे हो दैट इज सम डिफरेंट. फिर बैरियर मेथड्स पढ़ेंगे हम, उसके बाद हम इंजेक्टेबल्स पढ़ेंगे. डिफरेंट कैटेगरी है. बेसिकली अप्रोच यही है कि रिप्रोडक्टिव रेट कंट्रोल हो जाए. पहला जो है नेचुरल मेथड है. नेचुरल मेथड वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी. मतलब वहां पे हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ ओवम और स्पर्म ओवम और स्पर्म के फर्टिलाइजेशन को क्या कर रहे हैं, उनके फर्टिलाइज करने के चांसेस को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं. तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में क्या कर रहे हैं, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में हम उस पीरियड को अवॉइड कर रहे हैं जहां पे ओवा बनता है. एमनियोसेंटेसिस, तो बच्चे एमनियोसेंटेसिस तो हम पढ़ चुके हैं ना, लास्ट क्लास में मैंने एमनियोसेंटेसिस डिस्कस किया आपके साथ. क्या है एमनियोसेंटेसिस? सेक्स डिटरमिनेशन के लिए यूज किया जाता है. हमने 2 बार आज भी डिस्कस किया है एमनियोसेंटेसिस को, कल भी डिस्कस किया था, राइट? वी हैव डिस्कस्ड एमनियोसेंटेसिस, राइट? यस यस यस, ठीक है. सो अभी इसलिए हम कहां से कंटिन्यू. हाँ जी निगम. मैम कल ना मैं लेफ्ट आउट हो गया था ना. ओके ओके, कल आप लेफ्ट आउट हो गए थे. ठीक है ठीक है, आप हाँ कल आप लेफ्ट आउट हो गए थे. एक आप ना आप लोगों का अटेंडेंस और अभी मैं लूंगी. ठीक है, ये मैंने आपको कल भी बताया था, मैं आज फिर से बता रही हूँ. क्लास में बीच में जो आप लेफ्ट आउट हो जाते हो ना, ये आपका स्ट्रिक्ट एक्शन इस पे लिया जाएगा. सच में बता रही हूँ आपको, बाद में फिर मैं नहीं चाहती कि आप अच्छे बच्चों के साथ जो है ना कोई ऐसा एक्शन हो, क्योंकि यू डिजर्व द अल्फा बैच, इसलिए यू आर हियर. तो ये चीज आपकी मेंटेन रहनी चाहिए, ये चीज कांस्टेंट रहनी चाहिए. इसलिए आप लोग अगर प्लीज, अगर कोई आपको जाना है तो यू जस्ट नीड टू टेल मी. ऐसा नहीं है कि मैं मना करूंगी कि आप नहीं जाओ. कोई इमरजेंसी है, यू कैन गो, यू मे लीव द क्लास. ठीक है, कोई आपका नेटवर्क इशू है, जस्ट यू नीड टू टेल मी वंस, एक परमिशन. हाँ, नेट प्रॉब्लम है, नेट प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो एक बार. यू कैन आल्सो मैसेज मी गुंजन. अगर आप मैम मैं अपने आप ही लेफ्ट आउट हो गया, फिर ज्वाइन नहीं हो रहा. हाँ जी निगम. मैम मैं लेफ्ट आउट हुआ था ना, फिर ज्वाइन नहीं हो रहा था क्लास में, इसलिए मैंने मैम ग्रुप पे भी मैम लिखा वो था. कैजुअल मैम ग्रुप बताया तो था, मैम बताया था हमने आपको नहीं, अटेंडेंस कैजुअल ग्रुप में मैं नहीं. मैम आप अटेंडेंस आप मेरे को पर्सनल पे मैसेज कर सकते हो, मेरा नंबर आपके पास है, ग्रुप में मैं एडेड हूँ. ठीक है, मेरा मैम नंबर सबके पास है. अटेंडेंस लगा रहे थे ना, तो वंशिका का और निगम का बताया था, इन्होंने मैसेज करा था तो आपने लगा दी थी. अटेंडेंस तो मैंने लगा दी, बट उसके लिए मैं बता रही हूँ कि बिना बताए जो लेफ्ट आउट हो गए ना, उसके लिए मैं बता रही हूँ कि आप उसके लिए मुझे कैसे मैसेज करें. तो ग्रुप में मेरा नंबर है, यू कैन मैसेज मी डायरेक्टली कि मैम दिस इज माय नेम, दिस इज माय ग्रुप एंड दिस इज द रीजन फॉर लेफ्ट आउट द क्लास. ठीक है, ओके. सो नेचुरल मेथड्स वी वर डिस्कसिंग. पहला वो डाउट क्लियर हो गया. कोई मेरे से जो पूछ रहा था कि मैम व्हाट इज द बैरियर मेथड वी यूज, क्या वो नेचुरल मेथड में आएंगे? तो वो नेचुरल मेथड में नहीं आएंगे. ठीक है, नेचुरल मेथड का किस पे काम कर रहा है, प्रोबेबिलिटी के उस पे प्रिंसिपल पे काम कर रहा है. तो पहला जो नेचुरल मेथड है दैट इज पीरियोडिक एब्स्टिनेंस. इसके अंदर क्या कर रहे हैं हम पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में, इसके अंदर हम वो वाले पीरियड को चुन रहे हैं, इंटेंशनली हम उस पीरियड को चुन रहे हैं फॉर कॉइटस, जहां पे ओवम बना ही ना, जहां पे ओवम जो है अवेलेबल ही ना. अब ओवम कब अवेलेबल नहीं होता, वी नो कि जहां पे ओवम अवेलेबल है उस वाले पीरियड को हमने क्या कर दिया, कॉइटस के लिए अवॉइड कर दिया. कब ओवम अवेलेबल होता है हमें पता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में
अराउंड 14th डे ओवम अवेलेबल यस होता है। मैम। यस मैम। जो 10 से 17 10 से 17 डे का एक जो वीक पीरियड का है टाइम मेंस्ट्रुअल देके साइकिल, चलते हैं ना। हाँ 10 से 17 डेज का जो टाइम पीरियड है मेंस्ट्रुअल वीक का, उसको क्या कर दिया हमने, उसको अवॉइड कर दिया, बिकॉज दैट वीक हैज अ हाई चांसेस ऑफ ओवम अवेलेबिलिटी। तो ओवम अवेलेबल होगा तो देयर आर चांसेस कि फर्टिलाइजेशन भी हो जाए। ठीक है अर्पिता, ओके ओके अर्पिता, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। व्हाट इज पीरियोडिक एब्स्टिनेंस? कि आप अपनी मर्जी से पीरियड को अवॉइड कर रहे हैं टू मेक द चांसेस, टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म फर्टिलाइजेशन। तो ये किस प्रिंसिपल पे काम कर गया? प्रोबेबिलिटी। कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है किसी का ओव्यूलेशन जो है वो एक दिन पहले हो जाए या एक दिन बाद हो जाए, ठीक है। चांसेस हैं ये, यहाँ पे आप चांसेस मैक्सिमाइज करते हैं कि हाँ भाई इस वाले पर्टिकुलर पीरियड पे ओवम की अवेलेबिलिटी होती है, इस वाले पर्टिकुलर पीरियड पे ओवम की अवेलेबिलिटी नहीं होती। अब तो हम चेक तो नहीं कर सकते ओवम की अवेलेबिलिटी को, हम सिर्फ क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं? चांसेस प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये ड्रॉबैक रहता है नेचुरल मेथड का कि ये प्रोबेबिलिटी के प्रिंसिपल पे काम करता है। सेकंड मेथड इज विड्रॉल और कोइटस इंटरप्टस। विड्रॉल और कोइटस इंटरप्टस क्या है? यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो पेनिस है हम उसको रिमूव कर रहे हैं वेजाइना से जस्ट बिफोर द इजैकुलेशन। कि यहाँ पे हम क्या, पहले वाले मेथड में क्या कर रहे थे? पहले वाले मेथड में हम वो पर्टिकुलर पीरियड चुन रहे थे जहाँ पे ओवम अवेलेबल ना हो। सेकंड वाले मेथड में हम क्या कर रहे हैं? सेकंड वाले मेथड में हम स्पर्म को रोक रहे हैं टू फर्टिलाइज द ओवम। पहले हमने ओवम को रोका टू फर्टिलाइज द स्पर्म, अब हम स्पर्म को रोक रहे हैं टू फर्टिलाइज द ओवम। ठीक है, कि इजैकुलेशन जो है हम इजैकुलेशन से पहले ही पेनिस रिमूव कर रहे हैं ताकि विड्रॉ, दिस इज कॉल्ड विड्रॉल और कोइटस इंटरप्टस। दिस इज द सेकंड मेथड ऑफ कंट्रोलिंग द बर्थ रेट। Yes, natural methods has a low success rate. I told you why, because they work on the principle of probability, and probability never gets 1%, 100%. Clear है? Third is lactational amenorrhea. What is lactational amenorrhea? मैम जो Lactational amenorrhea मदर कब है? जब मैम जो lactation period, मतलब कि जब डिलीवरी और बेबी के मतलब के फीटस की डिलीवरी के बाद मैम जो पहले 6 महीने का जो होता है ना मैम टाइम, वो लैक्टेशनल एमनोरिया में आता है। Yes, इसमें yes. प्रेगनेंसी के चांस कम होते हैं। yes, very nice. क्यों कम होते हैं इसमें? प्रेगनेंसी के चांसेस कम क्यों होते हैं? मैम और जीएनआरएच रिप्रेस हो जाता है ना प्रोलैक्टिन की वजह से, तो वो एफएचआरएलएच रिलीज नहीं होते हैं, जिससे कि ओव्यूलेशन नहीं हो पाता है। वेरी नाइस। क्या हो रहा है सब बच्चे समझेंगे। लैक्टेशनल एमेनोरिया में क्या हो रहा है? यहाँ दिस बैरियर्स, दिस नेचुरल मेथड वर्क्स आफ्टर द प्रेगनेंसी। आफ्टर द प्रेगनेंसी जो स्टार्टिंग के 6 मंथ्स का या 5 मंथ्स का जो टाइम पीरियड है जहाँ पे लैक्टेशन पीक पे है, लैक्टेशन पीक पे मतलब उस टाइम कौन सा हार्मोन हाई अमाउंट में बन रहा है बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर? फॉलोइंग पार्चुरेशन, जो इंटेंस लैक्टेशन हो रहा है उस टाइम कौन सा हार्मोन बहुत ज्यादा बन रहा है? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन, राइट, प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या कर रहा है? प्रोलैक्टिन हार्मोन जीएनआरएच को सप्रेस कर रहा है, जिसकी वजह से क्या है? जिसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन रुकी हुई है। जीएनआरएच हार्मोन इज रिस्पांसिबल फॉर द मेंस्ट्रुएशन ना। यस मैम। मेंस्ट्रुअल साइकिल में जीएनआरएच बनता है, उससे फिर एफएसएच एलएच बन रहे हैं आगे जाके। ठीक है, तो लैक्टेशनल एमेनोरिया में आप मेंस्ट्रुएशन की एब्सेंस देखोगे। मेंस्ट्रुएशन की एब्सेंस मतलब ओवम की एब्सेंस, और ओवम की एब्सेंस मतलब फिर से चांसेस क्या हो गए? रिड्यूस हो गए ऑफ द फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म विद द ओवम। क्लियर? यस यस। Yes, ma'am. नेक्स्ट वी विल डिस्कस द बैरियर मेथड। सो बैरियर मेथड हमें ना क्लास में, जब हमारी प्रॉपर क्लास चलेगी तब हम डिस्कस करेंगे। टुडे वी हैव टू एंड द क्लास हियर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पहले हम रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर से क्वेश्चन करेंगे। आप लोग एक बार पढ़ के आएंगे, इसलिए मैंने आज क्वेश्चंस नहीं करवाए। जस्ट रीड द होल चैप्टर। आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो नेक्स्ट क्लास में हम पहले उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हमने आज करे टॉपिक वाइज, कल हम ओवरऑल क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम बैरियर मेथड से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके। हिस्टेरस निगम हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। इट इज ऑल्सो अ मेथड, ठीक है ना, लेकिन ये नेचुरल मेथड में नहीं आता। ये नेचुरल मेथड में नहीं आता। इसको हम जब मैं आपको सर्जिकल मेथड पढ़ाऊंगी ना, तब मैं हिस्टेरस के बारे में बताऊंगी आपको। सर्जिकल मेथड में आता है ना। हाँ, जब मैं सर्जिकल मेथड्स पढ़ाऊंगी तब बताऊं।
ठीक है। मैम सर मैम अटेंडेंस ओके यस, अटेंडेंस आप लोग मुझे दे दीजिए एक बार। अच्छा सॉरी, मेरा लैपटॉप एक्चुअली बंद है, मैं आप लोगों का स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ जो बच्चे प्रेजेंट, बिकॉज लैपटॉप इज नॉट वर्किंग राइट नाउ, सो आई विल टेक द स्क्रीनशॉट। जिन्होंने हैंड रेज किया, एक बार आप लोग अपना हैंड लोवर डाउन कर लो, एक बार हैंड लोवर डाउन कर लो आप लोग। फाइन, ठीक है, ओके, सो आई हैव डन विद योर अटेंडेंस, नाउ यू कैन लीव द क्लास, ठीक है। ओके विल मैम। कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट। एक बात दिस इज द पूछनी थी स्टूडेंट। मैम। हाँ जी बोलिए जागृति। मैम एक मैम मतलब ये नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है मैम, ये पूछना था कि जो कैरियर फीमेल होती है हीमोफीलिया की, मैम उन्हें क्या मैम वो हीमोफीलिया की पेशेंट नहीं होती? कैरियर फीमेल जो होती है, नहीं, कैरियर फीमेल पेशेंट नहीं होती, क्योंकि तो उनमें वो डिजीज शो नहीं हो रही है। बट मैम उन्हें वो रिसेसिव डिजीज जीन होती है, तो होते मैम हैं। उन मैम जैसे उसके अंदर वो जीन है हीमोफीलिया का, तो फिर मैम उन्हें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ब्लड क्लॉटिंग में, क्योंकि हीमोफीलिया की वो कैरियर तो है ही। नहीं, डिजीज जो है, बट डिजीज वो जब किसी भी एक बात सुनेंगे, मेरी बात सुनेंगे, वैसे हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे, पर अभी आप इतना समझो, कोई भी जीन डिजीज जब शो करता है ना, तो डिपेंड करता है वो जीन, वो जो डिजीज है वो कौन से एलीलिक फॉर्म में शो होगी, वो डोमिनेंट फॉर्म में शो होगी, वो रिसेसिव फॉर्म में शो होगी, वो सेक्स लिंक्ड फॉर्म में शो होगी, वो ऑटोसोमल फॉर्म में शो होगी, इस पे डिपेंड करता है। अगर कोई डिजीज है वो रिसेसिव फॉर्म में शो हो जाती है, रिसेसिव मतलब एक ही अलील पे डिजीज शो हो गई, तो वो पर्सन में गड़बड़ दिखेगी, वो पर्टिकुलर डिजीज दिखेगी। कोई डिजीज है जो डोमिनेंट अलील्स पे शो हो रही है, अब आप कह रहे हो कि मैम वो डिजीज का एक अलील तो अपने पास है ही ना, तो गड़बड़ कुछ नहीं होगी बॉडी के अंदर, नहीं होगी गड़बड़, क्योंकि वो डिजीज कंप्लीट उस डिजीज को शो होने के लिए चाहिए ही दो अलील्स, मतलब कोई ए प्रोटीन से बी प्रोटीन बन रहा है, और बी प्रोटीन के बनने की वजह से सी प्रोटीन नहीं बन रहा, और सी प्रोटीन नहीं बनने की वजह से आपको हीमोफीलिया डिजीज हो गई। अब आपके पास अलील एक ही है, तो एक जो अलील है, वो एक अलील जो है वो ए से बी ही नहीं बनवा पाएगा, तो फिर सी पे तो बात ही नहीं जाएगी। तो हाँ, मतलब मैम जैसे कि उसे ऐसी दीपक कोई बता रहे हैं उनके प्रॉब्लम पास नहीं होगी? हाँ नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, समझ पा रहे हो थोड़ा बहुत जागृति? क्योंकि मैम वो रिसेसिव स्टेट में है, तो इसीलिए वो अपना को इतना शो नहीं कर पाएगा, इसीलिए। नहीं कर पाएगा बिल्कुल, लेकिन कुछ ऐसी डिजीज हैं जो अपने आप को रिसेसिव फॉर्म में भी शो कर लेती हैं। मैम एक बार उनका मैम उसके एग्जांपल बता चांसेस तो बहुत दीजिए। कम होते हैं। हाँ जी, मैम एक बार एग्जांपल बता दीजिए जो रिसेसिव फेज में कर देते हैं। जैसे आपका सिकल सेल एनीमिया है, ठीक है, वो क्या है, यस, रिसेसिव सेक्स लिंक्ड डिजीज। ओके तो ऐसे मैम। आप कई डिजीज पढ़ोगे जो रिसेसिव अलील पे भी शो हो जाते, डन है? मैम लीव कर ओके, सकते हैं? हाँ जी आप लीव कर दीजिए, लीव कर गुड सकते इवनिंग हैं। मैम। ओके देन बाय, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है, बाय टू ऑल ऑफ यू। बाय मैम। बाय हाँ लगा दी मैम। थी अर्पिता मैंने आपकी कल के दिन। बाय बाय मैम। बाय बाय एवरीवन। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। बाय मैम।